अगर आप कोई एक जबान भी अच्छे से जानते हो ना, तब भी आप दूसरी जबान को अच्छे से सीख सकते हैं। और उर्दू इतनी बेहतरीन जबान है, मैंने महसूस किया कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी जाके बोले, लोग आपकी इज्जत करते हैं। उर्दू सीखना चाहिए, इसके बहुत फायदे हैं। मतलब हमने ईरान जाकर महसूस किया कि उर्दू के क्या फायदे हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। और जापान में उसकी फेलोशिप मिलती है। हमारे एक मौलवी साहब है, उनके बेटे जापान गए, उर्दू में पीएचडी करने के लिए फेलोशिप मिली है जापान में। अब बोलिए कहाँ जापान और कहाँ उर्दू। हमारे जो यूनिक पॉइंट्स है, एक तो हमारी बच्चियों का पर्दा करना, हमारे लड़कों का वक्त पर नमाज पढ़ना, खाना अच्छा पकाना, जो मुस्लिम समाज की तहजीब का हिस्सा है। और कोई भी कौम अगर अपनी तहजीबी रिवायत को छोड़ती है तो तरक्की नहीं करती। अगर मुसलमान ये समझते हैं कि अपनी तहजीब को छोड़कर, अपने अखलाक को छोड़कर अब कुछ और कर लेंगे, तो वो गलत फहमी में मुब्तला है। अपनी जबान को छोड़कर बच्चों और अपनी तहजीब को छोड़कर किसी कौम ने तरक्की नहीं की। अल्लामा इकबाल का वो शेर याद रखना चाहिए कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मोहतरम हाज़रीन बज़्म, ये हमारी जीटी फाउंडेशन की और शहर भिवंडी की खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान एक नेशनल हैसियत की हामिल शख्सियत, पूरे हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासतों में बहुत बड़े बड़े गाइडेंस के प्रोग्राम करने वाली शख्सियत, मुसलसल अपने आप को तालीम के लिए वक्फ कर देने वाली शख्सियत, तालीम के साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप फराहम करना, बहुत बड़े पैमाने पर मुंबई में आने वाले बड़े बड़े मरीज, उनके लिए जिस हद तक मुमकिन हो मेडिकल हेल्प फराहम करना, और मुसलसल अपने आप को मसरूफ रखने वाली शख्सियत मेरी मुराद काजिम मलिक साहब से है। प्रोफेसर काजिम मलिक साहब अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल हैं, बेशुमार खुसूसियात की मुरक्का शख्सियत हैं। वाकई में जीटी फाउंडेशन और हम सब के लिए खुशबख्ती है कि आज आप हमारे दरमियान इंतहाई मसरूफियात के बावजूद तशरीफ लाए। मिल्लत और कौम की आबियारी और रहनुमाई से ऊपर उठकर इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करना आपका मकसद हयात है। मैं 4 मिसरों के साथ आपको आवाज़ दूंगा जो काजिम मलिक साहब का मकसद हयात बना हुआ है कि ऐसे तालीम ही मिट्टी में मिला दी जाए, ऐसी तालीम ही मिट्टी में मिला दी जाए जिससे किरदार की दौलत ही गंवा दी जाए। झूठ का शहर न जल जाए तो मेरा जिम्मा आग हर सिमत हकीकत की लगा दी जाए। मोहतरम काजिम मलिक साहब हकीकत की आग भड़काने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे दोस्त डॉक्टर कुतुबुद्दीन शाहिद साहब, शब्बीर फारूकी सर और हुस्ना मैडम और प्रिंसिपल हजरात जिन्होंने अभी खिताब किया है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप लोगों ने यहाँ दावत दी। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था मेडिकल का, उसमें पूरे महाराष्ट्र से और पूरे इंडिया से तकरीबन 12 से 15 लाख बच्चे बैठते हैं। उसमें इस बार क्या हुआ कि बहुत डिले एग्ज़ाम हुआ। नीट जो मेडिकल के लिए होता है, एमबीबीएस के लिए, उसमें पूरे महाराष्ट्र का जो रेटिंग रहा वो बहुत हाई रहा, और तो मुस्लिम लड़कियों ने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तकरीबन मेरे नॉलेज में 180 लड़कियां हैं जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में नीट में एमबीबीएस में दाखिला लिया। 180 लड़कियां, ये फिगर बहुत बड़ा है। तो उसमें 100 लड़कियां तो वही है जो जालना का कॉलेज है, और बाकी 80 लड़कियां वो है जो अदर देन मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस में दाखिला ली है, जिनका स्कोर 600 से ऊपर है। मतलब 720 नंबर का पर्चा है, और 600 के ऊपर अगर नंबर आए तो बच्ची या बच्चे का एमबीबीएस में दाखिला होता है। तो इस बार ये रिजल्ट बहुत अच्छा था। लेकिन इसके साथ एक बड़ी तशवीश की बात भी थी। मतलब ये बहुत गौर करने की बात है कि लड़कों का रिजल्ट उस कंपैरिजन में बहुत कम रहा। तो जिस हिसाब से लड़कियां हमारी आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा काम है और पढ़ रही है और बहुत अच्छा कर रही है, लड़के उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसकी हमको काफी फिक्र है। मतलब इसके लिए हम लोग काफी सोच भी रहे थे और काफी काम भी किया। हमने एक तंजीम काविश बनाई थी 2007 में। तब ये सोचा था कि मुस्लिम माइनॉरिटी के जो स्कूल से वहाँ पे बच्चे आगे नहीं बढ़ते तो उनके लिए कुछ किया जाए, उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए किया जाए कुछ। अब ऐसा समझ में आ रहा है कि लड़कों के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर जिस हिसाब से लड़कियां इंजीनियरिंग मेडिसिन में दाखिला ले रही है, स्कॉलरशिप में भी वो जिस हिसाब से उनके नंबर आ रहे हैं और जैसे आगे बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इस तरीके से मिस मैच अगर होगा ना तो आगे चल के बहुत हमको इस पर सोचना पड़ेगा। दूसरी ये बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना में एक मस्जिद का इफ्तिताह हुआ, और उस मस्जिद में उन लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे
खवातीन के लिए जिम का भी इफ्तिताह किया, औरतों के लिए जिम्नाजियम। तो और मुझे हैरत हुई, मैं कुछ दिन पहले गया भी था हैदराबाद, मैंने देखा कि वहां पर खवातीन के बहुत सारे प्रोग्राम मस्जिदों में होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे, चूंकि जुमा के अलावा वो इलाका, वो फ्लोर ऑक्युपाई नहीं होता है, और इस तरीके की मिसाल और कई जगह हमको नहीं मिलती है। तो चाहिए कि हमारे शहरों में भी इस तरीके से खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए प्रोग्राम बनाए जाए, मस्जिदों में उनका आना यकीनी बनाया जाए, उनको कम से कम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जो सिर्फ जुमा के दिन ऑक्युपाई होता है वहाँ जगह दी जाए, और वहाँ सेल्फ लर्निंग कोर्सेज चलाए जाए, और वहाँ उनके पढ़ने के लिए, बैठने के लिए या कुछ और जो उनके काम है उसके लिए उनको सहूलियात फराहम की जाए। इसी तरीके से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाए जाए खवातीन के लिए। तो ये सारी चीजें उनकी क्रिएटिविटी को फरोग देने के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। दूसरी है कि अब ये कोरोना जो है, इसके बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमारे जहन में आया है, मतलब इसको हम न्यू नॉर्मल कहते हैं कि अब कोरोना के बाद दुनिया कैसी होगी। तो दुनिया को बदलने की तो सारी तैयारियां हो चुकी है, और अब ये जो होगा वो बहुत ज्यादा फिजिकल एजुकेशन पे हमको इन्हिसार नहीं करना है। अब ये डी स्कूलिंग, होम स्कूलिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारी चीजें अब आने लगेगी। मतलब ये होने वाला था एक 25-30 साल बाद, मतलब 2025 के बाद ये सब होने वाला था जो कोरोना में हो गया। मतलब ये कि हम सब जूम पर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट लिए जा रहे हैं, वेबसाइट्स नई बन गई है, ब्लॉग्स आ गए हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे हम एक्टिव हो गए हैं, और मोबाइल फोन में, मतलब एंड्रॉइड फोन की भरमार हो गई है। ये सब होने वाला था, मतलब ये जल्दी हो गया कोरोना की वजह से। तो इसके लिए हम भी तैयार नहीं थे, हमारा सिस्टम भी तैयार नहीं था, खुद टेक्नोलॉजी भी तैयार नहीं थी कि मुझे अपने ग्राहक को क्या देना। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी का एक नया दौर है, इससे आपको नब्रद आजमा होना है। इसमें असल बात यह है कि आप नई चीजें सीखे, नई चीजों को जाने, क्योंकि अब आगे चल के जो टेक्नोलॉजी में चेंज आने वाला है। एक द फ्यूचर ऑफ फिजिक्स करके एक चाइनीज साइंटिस्ट की बुक है, जिसपे उन्होंने लिखा है कि आगे चल के जो 3D इमेजेस है, जो होलोग्राम्स है, और जो माउंटेड वॉल स्क्रीन्स है, उनका दौर आने वाला है। और ये कि हो सकता है अगले 5 सालों में मुझे मुंबई से यहाँ ट्रैवल नहीं करना पड़े, और एक प्रोजेक्टर हो और एक होलोग्राम बने, और मैं जैसे आप मुझे देख रहे हैं मैं ऐसी तकरीर करूं, लेकिन मैं अपने घर पर बैठा रहूं। जैसे जूम में आजकल आप तस्वीर देख रहे हैं, आवाज भी सुन रहे हैं, वैसे हूबहू छवि किसी इंसान की आप देखेंगे और आप उसको सुनेंगे जैसे आप मुझको सुन रहे हैं। या एक अमेजोन में कॉन्टैक्ट लेंसेज का एक प्रोडक्ट बिक रहा था, अभी बंद किया उन्होंने उसको। वो आप लेंस पहन ले और किसी शख्स को आप देखें, और अगर उस शख्स का अकाउंट है गूगल में या फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया पर, तो उसके प्रोफाइल को आप उसी आपकी आंखों से देख पाएंगे, हवा में, क्लाउड में, और आप पहचान जाएंगे कि वो शख्स कैसा है, उसकी मनपसंद क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये सारी चीजें जो एक ज्योतिष विद्या से लोग बताते हैं, हम बिल्कुल सामने आ जाएगी। ये भी मुमकिन है। जैसे आपने मेरी तस्वीर खींच लिया आज और गूगल लेंस पे मेरी तस्वीर डाल दी, तो वो आपको मेरा नाम भी बता देगा, मेरा मोबाइल नंबर बता देगा, मैंने पिछले दिनों कौन से प्रोग्राम लिए ये बता देगा। और अगर आप मेरा गूगल कैलेंडर देखना चाहे, अब लोग मुझे देखिए, अभी मुझे सुबह से कोई फोन नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने एक स्टेटस अपडेट किया आते आते कि मैं भिवंडी में एक प्रोग्राम में हूं। तो अब लोगों को पता है कि भिवंडी में फोन नहीं उठाएंगे। अब ये सहूलत आपको मिली ना, वरना पहले ये होता था कि हम प्रोग्राम में हैं और हजारों फोन आते। तो टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, हमको भी उस लेवल से आगे बढ़ना चाहिए और नई चीजें सीखना चाहिए, पुरानी रिवायात को छोड़ना चाहिए। रिवायात का मतलब यह है कि मैं ये नहीं कहता कि आप उन चीजों को भी छोड़ दे जो आपकी मजहब या अखलाकियात से ताल्लुक रखती है, लेकिन जो पढ़ने और पढ़ाई के तरीके थे उनको हमको बदलना पड़ेगा। हमको उसमें एक नए कदम का, एक नई दुनिया का आगाज हो चुका है। पूरी दुनिया में लोग ऑनलाइन एजुकेशन से मुस्तफीज हो रहे हैं। मैं तो ये सोचूंगा कि अब जीटी फाउंडेशन इतना काम कर रहा है तो वो 2 काम और करे। एक तो एक ऐप बनाए, ऐसा ऐप जिसमें भिवंडी के सारे बच्चों का डेटा हो कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, तो उसको गाइड करने में हमको आसानी होगी। बच्चा हमारे पास आए, इससे बेहतर ये कि हम बच्चों के पास जाए। मतलब ये एक प्रोडक्ट की तरह है कि प्रोडक्ट आपके घर तक आए, कि हम घर घर जाएं और एक ऐसी तहरीक शुरू करें कि हर घर में जाके पूछे कि बच्चा क्या कर रहा है और उसको किस तरह की रहनुमाई की जरूरत है, उसके माशी हालात, उसके एजुकेशनल हालात, ये तमाम चीजें हमको पता होनी चाहिए। और एक बड़ी टीम आपको लगेगी, उस बड़ी टीम को लेकर इसके लिए रिटायर असातिज़ा का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अक्सर बड़ी तादाद में बच्चों को जानते हैं। कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए,
कोई बच्चा पैसे की कमी की वजह से रुकना नहीं चाहिए। और मैं तो आपसे कहता हूं कि अगले साल अगर बच्चे यहाँ पे 11वीं 12वीं में हो, अगर आपका फ्री सीट MBBS में दाखिला मिलता है आपको, और अगर आपकी फीस के मसाइल है, तो आप इन लोगों से कांटेक्ट करें और हम बंबई में उन बच्चों को इंशाल्लाह पूरी फीस देने की कोशिश करें। पूरी फीस मतलब ये कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में सबसे कम फीस MBBS की आज 8 लाख रुपए। अगर आप EWS का फॉर्म बनाते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, तो आपकी ट्यूशन फीस 4 लाख हो जाती है। तो हम वो 4 लाख आपको दे देंगे अगर आपका फ्री सीट में एडमिशन होता है। फ्री सीट में दाखिले के लिए आपको 600 से ज्यादा नंबरात की जरूरत है। दूसरी एक बात यह है कि इंजीनियरिंग में रिसेशन आ गया है, और जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये बता रही है कि भारत के 87% इंजीनियर बेकार हो गए। मतलब अब उनके लिए कोई नौकरियां नहीं है। नौकरियां सबसे ज्यादा किस शोबे में आ गई है पता है आपको? स्किल शोबों में। मतलब अगले 5 सालों में आपको इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर इतने ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ये शोबे में मांग बढ़ रही है। फिजिकल काम करने वाले बढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग की बजाय ITI किया हुआ बच्चा ज्यादा कारआमद होता है। डिप्लोमा किया हुआ बच्चा MTech की बजाय ज्यादा कारआमद होता है। IT इंडस्ट्री बहुत बड़े रिसेशन से गुजर रही है। अमेरिका के पास सॉफ्टवेयर पे खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। अभी इलेक्शन हुए हैं, अभी एक सदर को भगाया, एक सदर को रखा, अभी उनके हालात अच्छे नहीं है। हमारा मुल्क जिस गुनागू सूरत हाल का शिकार है, उसमें हमारे पास बेसिक नीड्स के लिए पैसा नहीं। 55 मिलियन बच्चे हमारे यहाँ एक वक्त का खाना खाते हैं हिंदुस्तान में, और अभी भी हम बेसिक नेसेसिटीज मतलब एक वक्त का खाना और टॉयलेट और बाथरूम के लिए झगड़ रहे हैं। तो भारत अब कैसे आत्मनिर्भर होगा, इसके लिए हमको अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगी कि वो कौन से शोबे हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। और आप अपने अंदर की स्किल्स को देखिए। अब बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होने की जरूरत नहीं। सारे कोर्सेज आपको यूडेमी, अनअकैडमी, कॉर्सेरा, जिसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कहते हैं, उसमें अवेलेबल है। और अगर आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी बीटेक की डिग्री करनी है तो आप घर बैठे कर सकते हैं। घर बैठे कर सकते हैं, उनकी फीस भरकर बहुत ही कम दामों में। अब वो ख्वाब पुराने हुए कि मैं अमेरिका जाऊंगा और जर्मनी जाके पढ़ूंगा। अब इस वक्त आप MIT यूनिवर्सिटी की डिग्री घर बैठे हासिल कर सकते हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री घर बैठे आप हासिल कर सकते हैं। तो इन चीजों को अवेल कीजिए। वैसे भी आप देखें कि भारत का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, बड़ी उसकी खुशकिस्मती है कि एक महाराष्ट्र के टीचर को इंटरनेशनल टीचर अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र में टीचरों ने जितना अच्छा परफॉर्म किया है लॉकडाउन में, उतना अच्छा पूरे मुल्क में कहीं नहीं हुआ। इसकी एक वजह यह है कि महाराष्ट्र का टीचर आज भी जिंदा है, उसका जमीर जिंदा है। मतलब हम लोगों को टीचर के फोन आ रहे थे कि सर बहुत बोर हो गए घर पे, कुछ तो करो प्रोग्राम, कुछ तो मीटिंग करो। तो हम बोलते थे भाई अभी लॉकडाउन है। बोले नहीं, कुछ तो करो। तो हमारी काविश तंजीम में हम लोग हर महीने कुछ ना कुछ असातिज़ा का दिमाग चाटते रहते हैं, उनका खून पीते रहते हैं। मैं बोलूँ उनको उठो उठो, कुछ करो कुछ करो। लेकिन हमारे टीचर माशाल्लाह इतना काम कर रहे थे। और ना सिर्फ ये कि उर्दू मीडियम के टीचर, मैंने देखा मराठी मीडियम के टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, खासतौर से तेलुगु मीडियम के टीचरों ने बहुत मेहनत की है। तो ये जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के टीचर मेहनत कर रहे हैं ना, इनका बहुत बड़ा हाथ है बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। इसलिए इतने बड़े लॉकडाउन में भी महाराष्ट्र 2nd नंबर पे स्टेट है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है बिजनेस में और एजुकेशन में। तेलंगाना के बाद, आंध्रा के बाद महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो हमारे बच्चों को चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए। आज भी आप आधी रात को टीचर को फोन करें तो आपको रिसीव करने के लिए तैयार है। मैं आपको झारखंड की बात बताऊं, झारखंड में होता यह है कि टीचर को जमा करना पड़ता है अगर बच्चों को पढ़ाना है तो। मैं एक स्कूल में गया था झारखंड में, जहां 300 बच्चे पढ़ते हैं, एक हेडमास्टर, एक प्यून और एक टीचर। तो पहले वो हेडमास्टर और टीचर बाइक पर आते हैं, दरवाजा वो लॉक खोलते हैं, उसके बाद टीचर जाता है और मिड डे मील लाता है, और वो प्यून और वो हेडमास्टर खाना पकाते हैं। आधा दिन बच्चों को खाना पका के खिलाने में जाता है और 2 पीरियड होते हैं झारखंड में, उर्दू मीडियम स्कूल में। बोलिए अभी आप, अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के हालात बहुत अच्छे। सिवाय अगर आप दिल्ली छोड़ दे तो दिल्ली में क्या हो गया है कि चीफ मिनिस्टर बदला और एजुकेशन मिनिस्टर वहां बहुत अलग है, मतलब वहां उनका लेवल अलग है। तो उन लोगों ने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए जेनीवा और सिंगापुर भेजा। तो वहां के जो इसके बच्चे हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूलों के, वो प्राइवेट स्कूलों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी उद्धव जी ठाकरे जो है हमारे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले चंद सालों में हमारे BMC के बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों से अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये हो रहा है। BMC के तकरीबन 24 चैनल
जो बच्चों को अलग अलग मीडियम में सुबह से 7 बजे से लेक्चर शुरू होते हैं, 2 बजे तक लेक्चर चलते हैं। प्राइमरी के बच्चे सुन रहे हैं, बेहतरीन स्टूडियो है, करोड़ों रुपए खर्च करके दादर में स्टूडियो बनाया बीएमसी में, और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। अब वक्त आ गया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती है तो हम उसका पूरा फायदा उठाएं। स्कॉलरशिप स्कीम्स की देखिए अभी भी तारीखें बरकरार है। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, 5 फरवरी उसकी तारीख हो गई है, बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। एक और दर्द भरी दास्तान बताओ, मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के पास 125 करोड़ रुपया है, जो 30 मार्च को बजट खत्म होने के बाद वापस चला जाएगा, जिसके लिए हमारे बच्चों ने अप्लाई तक नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी का फंड है, जिसमें अप्लाई करके आप हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो यहाँ ऐसे सेंटर बनाए जाए भिवंडी में जो मौलाना आजाद का फॉर्म भरा है, ऐसे सेंटर बनाए जाए जो पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मींस का फॉर्म भरा है, ऐसे सेंटर बनाए जाए जो बच्चों को नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स का फॉर्म भरने में मदद करें, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। और बच्चों को चाहिए कि खुद सेल्फ लर्निंग की आदत डालें, मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करें। एक आखिरी बात करूंगा कि इसमें हो क्या रहा है कि हमारी लड़कियां जो हायर एजुकेशन में जा रही है ना, वो अपनी फैमिली से और अपने समाज से अपने आप को कटा हुआ महसूस करती। मतलब एक बच्ची, मैं एक प्रोग्राम में था, वो एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रही है, मुस्लिम बच्ची, और वो एक प्रोग्राम में आई, नकाब में थी। तो उसने लड़कियों से कहा कि खूब तालीम हासिल करो, और ये क्या फैमिली ये सब बेकार है, ये शादी वादी नहीं करना, पहले पीएचडी करो, पहले ये करो। और उसके वालिद साहब बेचारे एकदम उसमें बैठे। मैंने उनसे पूछा, अरे आपको क्या लग रहा है? अरे बोले मुझे नहीं पता था मेरी बेटी ऐसा बोलेगी। तो मैंने कहा अभी पिछले 8 साल से बच्ची आपके घर के बाहर है, तो उसकी अखलाकी और दीनी और जहनी तरबियत पे आपने ध्यान नहीं दिया है ना, तो वो कैसे माहौल में परवरिश पा रही है इसका आपको अंदाजा नहीं। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों कि जब आप किसी भी माहौल में जाए अपनी शनाख्त को बरकरार रखें। देखिए मैंने भी उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की ली, मैं 12वीं जमात तक उर्दू में पढ़ा, और तब 12वीं तक मुझे भी अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं आता था। लेकिन जब बीएससी किए, तब एमएससी किया, मैंने एमएससी मैंने रूपारेल कॉलेज से किया, बम्बई का सबसे अच्छा कॉलेज। तो वहां मैं अकेला उर्दू मीडियम का एक स्टूडेंट था, और मैं बहुत ही एहसास कमतरी का शिकार था कि मेरा क्या होगा और कैसे इन बच्चों में, वो बच्चे फौरन हाथ उठा के जवाब देते थे, वो फौरन अंग्रेजी में गुफ्तगू करते थे। लेकिन फिर मैंने तहिया किया कि नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने लाइब्रेरी जाके किताबें पढ़ना शुरू की, नॉलेज हासिल किया। आप याद रखिए, अगर आपके पास लैंग्वेज हो, अगर आप कोई एक जबान भी अच्छे से जानते हो ना, तब भी आप दूसरी जबान को अच्छे से सीख सकते हैं। और उर्दू इतनी बेहतरीन जबान है, मैंने महसूस किया कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी जाके बोले, लोग आपकी इज्जत करते हैं। उर्दू जबान की आपको अहमियत का अंदाजा नहीं। ये जो लोग दीवाने हुए जाते हैं ना अंग्रेजी सिखाने में, मैंने देखा उनके बच्चे ना अंग्रेजी बोल पाते ना उर्दू बोल पाते। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे उर्दू मीडियम में डाला। उस वक्त तो कल्चर था, लेकिन अब तो चूंकि कल्चर नहीं है, अपने पास पैसा आ गया है। अब ऐसा हो गया बंबई शहर में कि जिसके पास, जो गरीब है वही उर्दू मीडियम में डालता है, बाकी पैसे वाले सब अंग्रेजी मीडियम में डाल रहे हैं। तो लेकिन उर्दू सीखना चाहिए, इसके बहुत फायदे हैं। मतलब हमने ईरान जाकर महसूस किया कि उर्दू के क्या फायदे हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। लोग अमेरिका जाते हैं, वहां लोग बोलते हैं अरे आप उर्दू जानते हैं, मतलब हैरत की बात। और जापान में उसकी फेलोशिप मिलती है। हमारे एक मौलवी साहब है, उनके बेटे जापान गए, उर्दू में पीएचडी करने के लिए फेलोशिप मिली है जापान में। अब बोलिए कहाँ जापान और कहाँ उर्दू। तो इस तरीके से अपने अंदर जो अपनी समाज में जो खासियतें हैं, मतलब हमारे जो यूनिक पॉइंट्स है, एक तो हमारी बच्चियों का पर्दा करना, हमारे लड़कों का वक्त पर नमाज पढ़ना, और छोटा मोटा खाना वाना खाना, मतलब खाना अच्छा पकाना, जो मुस्लिम समाज की तहजीब का हिस्सा है, और जो अखलाकियात से पेश आना, ये चीजें बहुत मायने रखती है। हाँ, हम इनको जरूरी समझते हो या ना समझते हो, लेकिन ये सिर्फ हमारी मजहबी रिवायत नहीं है, ये हमारी तहजीबी रिवायत भी है। और कोई भी कौम अगर अपनी तहजीबी रिवायत को छोड़ती है तो तरक्की नहीं करती। अगर मुसलमान ये समझते हैं कि अपनी तहजीब को छोड़कर, अपने अखलाक को छोड़कर हम कुछ और कर लेंगे, तो वो गलत फहमी में मुब्तला है। अपनी जबान को छोड़कर बच्चों और अपनी तहजीब को छोड़कर किसी कौम ने तरक्की नहीं की। इस बात को जहन में रखिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, सही वक्त में सही फैसला कीजिए, और वक्त पर कड़ी मेहनत करें और मुसलसल मेहनत करें, क्योंकि यही कामयाबी की जामिन है। और यही आज के दौर का एक फॉर्मूला है कि जिसने जितनी मेहनत की उसको उसका फल मिलेगा। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बहुत सारी लड़कियां घर बैठ के ट्रांसलेशन का काम कर रही है, न्यूज ब्यूरो में काम कर रही है, और घर बैठे बहुत अच्छे पैसे कमा रही है। एक बच्ची है हमारी
जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी लॉकडाउन में एक 6 महीने का कोर्स किया, आज उसको 1 लाख रुपये महाना की तनख्वाह पे एक अमेरिकन कंपनी ने रखा, घर बैठ के ऑनलाइन काम कर, जबकि वो बच्ची BMS कर रही थी मामूली से, लेकिन उसको अंग्रेजी जबान पे उबूर था। तो अगर आपके पास लैंग्वेज अच्छी है, आपके पास मैथमेटिक्स अच्छा है, आपके पास ड्राइंग की कला है, अब देखिए IIT पवई का यूसीट मतलब बैचलर ऑफ डिजाइन का फॉर्म निकला है, पता ही नहीं होगा हम लोगों को। बैचलर ऑफ डिजाइन 4 साल का कोर्स है, सिर्फ 20 सीटें हैं IIT मुंबई में। आज तक जितने बच्चों ने वो कोर्स किया सबको 100% प्लेसमेंट मिला और हर बच्चा 10 से 20 लाख सालाना सैलरी पर गया है। इस कोर्स के बारे में, इसके फॉर्म निकले, इसके बारे में आपको पता ही नहीं। तो ये सारी चीजें जानना, उनकी मालूमात हासिल करना, कुछ वेबसाइट्स को विजिट करना, कट ऑफ देखना। देखिए मैं आपको अभी एक नई बात बताऊं, अभी 2 दिन पहले आयुष मिनिस्ट्री का फैसला आया है कि जिन बच्चों के मार्क्स कम है, नीट में 147 कटिंग मार्क्स थे, अभी उससे 10% मार्क्स कम है, उसके लिए भी BMS, BAMS और आयुर्वेदा में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन मिलेगा आपको। हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं, अखबार में भी हमने भेजा, ट्रांसलेशन किया, सब किया, बच्चों को पता ही नहीं, सिर्फ फीस पे एडमिशन हो रहा है, सिर्फ फीस पे, नो डोनेशन। आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी, आयुष के कोर्सेस। तो पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, पीछे लगकर इन फैसिलिटीज का फायदा उठाना चाहिए और अपने अंदर के इंसान को जगाना चाहिए। और अल्लामा इकबाल का वो शेर याद रखना चाहिए कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।